बीए पार्ट प्रथम के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल इस पत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने सामान्य परिचय अपने राज्य के बारे में जाना था। अब हम थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानेंगे और भौतिक स्वरूप मुख्य रूप से हमारा टॉपिक रहेगा। क्योंकि हम जान चुके हैं सबसे बड़ा राज्य जो देश का है वो हमारा राज्य राजस्थान है। अब इसके पहला जो भौतिक विभाग है पश्चिमी मरु प्रदेश, इसके बारे में हम पहले जान चुके थे। आइए इसके आगे अब हम जानें। इसका पहला खंड है रेतीला शुष्क मैदान। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान ये राजस्थान के 61% विस्तृत पश्चिमी भूभाग पर फैला हुआ है। ये मरु प्रदेश अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम इस भाग में फैला है। ये जो प्रदेश है ये बालू प्रदेश 640 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। पश्चिम से पूर्व चौड़ाई देखें तो वो 300 किलोमीटर है। इस मरु प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले आते हैं और इसमें राज्य का 61% क्षेत्रफल आ जाता है और 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। क्षेत्रफल देखें तो 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वो इसे दूसरे हिस्सों से अलग करती है। ये जो प्रदेश है वो अपने अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से देखें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर और झुंझुनू इन सभी जिलों को शामिल कर लेता है। इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। उत्तर पश्चिम की जो सीमा है, उत्तरी सीमा जो है वो पंजाब के प्रांत द्वारा, और दक्षिण पश्चिम की जो सीमा रेखा है वो गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलती है। इस प्रकार इस इलाके में तो देखिए वर्षा बहुत कम होती है और इसको कई बार हम शुष्क बालू का मैदान भी कह देते हैं। ये तो ज़्यादातर एरिया जो है वो रेतीला है, बंजर है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें मौजूद हैं। कहीं कहीं चट्टानी सतह है, वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे नागौर में, बाड़मेर में, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, सीकर। इसका जो सामान्य ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है और उत्तर से देखें तो दक्षिण की ओर है। इस प्रदेश में समुद्र तल से जो ऊंचाई इसकी है वो 200 से 300 मीटर तक है। प्रदेश की जो प्रमुख जो नदी है वो लूणी नदी है। ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में उत्तर पूर्व दिशा से बहती हुई दक्षिण पश्चिम में जाकर के मिल जाती है। पश्चिमी जो रेतीले मैदान हैं, मरुस्थलों में बालू का स्तूपों का विस्तार मिलता है। तो यहाँ लगभग 60% जो हिस्सा है वो बालू का स्तूपों यानी जो रेत के टीले होते हैं, धोरे, उनसे घिरा हुआ है। अब इसके दो अगर आगे खंड करना चाहे तो वे हैं जो बालू का स्तूपों वाला एरिया और दूसरा है उनसे मुक्त क्षेत्र। तो राजस्थान का जो सुदूर पश्चिमी भाग है वो तो बालू के स्तूपों से ढका हुआ है
और ये वायु अपर्दन और निक्षेप का प्रतिफल होते हैं। मार्च से जुलाई तक तो ये बहुत ही सक्रिय रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये जो भूभाग है ये पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। इस क्षेत्र में स्थलाकृति सब तरफ बालू का स्तूप यानी धोरों से घिरी हुई है। अगर हम हवाई चित्र देखें तो आसानी से इसको देखा जा सकता है। ये कुछ 1 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक की ऊंचाई वाले होते हैं। 60 मीटर तक की ऊंचाई भी यहाँ देखी जा सकती है इन ढोरों की। नए जो बालू का स्तूप होते हैं वे तो 2 से 8 मीटर की ऊंचाई तक के होते हैं। ये अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य इसमें चलता रहता है। बहुत सारे बालू का स्तूपों के प्रकार जो होते हैं हम भूगोल के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं, जैसे रेखीय बालू का स्तूप, बरखान, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, बर्खोनोइड्स, अवरोधी बालू का स्तूप और काफीज बालू का स्तूप। और मुख्य रूप से देखें तो इसके बारे में काफ़ी अध्ययन विद्वानों द्वारा किया गया है। और 3 तरह के, जैसे रेखीय प्रकार के जो बालू का स्तूप है उसमें सीफ, दूसरा वनस्पति युक्त रेखीय और तीसरा पवन विमुख रेखीय। ये 3 प्रकार के बालू का स्तूप इसमें होते हैं। और हमारे राज्य में भी इन्हें देखा जा सकता है। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, जोधपुर और बाड़मेर में। ये साधारण दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में ज़्यादा विकसित ही होते हैं। ऊंचाई की अगर बात करें तो 10 मीटर से लेके 60 मीटर तक की ऊंचाई इनमें मिलती है। दूसरा है बरखान। तो बरखान में भी ऊंचाई तो बहुत होती है, 10 से 20 मीटर। चौड़ाई इसकी देखें तो 100 से 200 मीटर तक की भी मिल जाती है। तो चूरू में, जैसे भालेरी में देखें, जैसलमेर में, सीकर मेढ़ नदी की घाटी में, सूरतगढ़, लूण करणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसियां, जोधपुर, इन सब में बरखान देखे जा सकते हैं। ये गतिशील होते हैं, रंध्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से अगला जो प्रकार है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो जब एक ही दिशा में हवा चलती रहती है लंबे समय तक तो ये बन जाते हैं। हमारे राज्य में देखें तो ये दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर जिले के पूंगल के चारों तरफ, रावतसर, सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में ये मिलते हैं। ऊंचाई इनकी 10 से 40 मीटर तक होती है और एक स्तूप से दूसरे स्तूप के बीच की दूरी 500 से 1000 मीटर तक मिलती है। इसी प्रकार से पैराबोलिक बालू का स्तूप भी हमारे यहाँ पर कई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और तारा बालू का स्तूप ये भी बहुत स्थानों पर हमारे राज्य में देखने को मिलेंगे। सूरतगढ़ में इन्हें देखा जा सकता है। मोहनगढ़ क्षेत्र के जैसलमेर, पोखरण में, सूरतगढ़ क्षेत्र में तो विशेषतः ये इनका है। बरखान को भी हम हमारे राज्य में देख सकते हैं, जैसे मेढ़ नदी के बेसिन में, जोधपुर के पश्चिमी भाग में,
बीकानेर जिले के देशनोक में, झुंझुनू जिले में, नागौर जिले के जायल में। इस प्रकार से इन्हें सरलता से देखा जा सकता है। और ये सारे क्षेत्र कांटली, मेढ़ा, खंडेल, खारी, बांडी, साहिबी, ढूंढ, इसके सहारे सहारे ये मिलते हैं। तो अनेक प्रकार के स्तूप, ज़्यादातर प्रकार के जो स्तूप हैं वो राजस्थान में देखे जा सकते हैं। ये बालू का स्तूप तो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करते रहते हैं। अब अगला जो इसमें भौतिक विभागों में हम क्षेत्र देखना चाहें तो राजस्थान का बागड़ आता है, यानी कि अर्धशुष्क मैदान इसे कहते हैं। ये जैसलमेर के चारों तरफ 65 किलोमीटर की परिधि में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनमें ग्रिट, कांग्लोमेरेट, नीस, शीस्ट, ग्रेनाइट, ये सारी चट्टानें वहाँ पर मिलती हैं। लूणी नदी का जल प्रवाह क्षेत्र वहाँ पर है, ये मैदान बना हुआ है। और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वो रेतीली भूमि, अर्धशुष्क मैदान को दोनों को अलग करती है। इसके उत्तर में देखें तो घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। क्षेत्रफल देखें तो ये 75,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसके उत्तर पूर्व में सीकर शेखावाटी क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व में लूणी नदी का क्षेत्र है। जोधपुर, बाड़मेर के ज़्यादातर हिस्सों में, जालोर, सिरोही, पाली जिले के पश्चिमी भाग में ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का, इसके बीच का संक्रमण का क्षेत्र है। वैसे यहाँ बालू का स्तूपों की जो लंबाई है वो 700 मीटर तक भी है, चौड़ाई 150 मीटर तक भी मिलती है। यहाँ पर बालू यहाँ पर है वो सघन प्रकार का है, चूना मुक्त है। कणों की मोटाई भी 0.15 मिलीमीटर मिलती है। और राजस्थान के बांगड़ को तो आगे भी 4 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे एक है लूणी बेसिन, दूसरा है शेखावाटी का प्रदेश, तीसरा है नागौर की उच्च भूमि, पांचवा है घग्गर का मैदान। अब एक एक करके इनको इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो लूणी का बेसिन है उसे गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। मैं शुष्क प्रदेश को लूणी और उसकी सहायक नदियां अपना अपवा क्षेत्र बनाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख नदी है लूणी नदी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है वो काला भरा डूंगर ये है। और पूर्वी सीमा पर अजमेर है, भीम है, देवगढ़, देसूरी, कुंभलगढ़, ये सारे जगह हैं। इसका जो अपवा क्षेत्र है वो 34,866 वर्ग किलोमीटर है। और लूणी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में पाली, जालोर, सिरोही जिलों में बहती है। और कच्छ के रेगिस्तान से हवाएं बालू को बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर लाती रहती हैं। और जो लूणी है वो मौसमी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जोजरी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, जवाई, खारी। और ये नदियों को दक्षिण की ओर की जो सिला करती है वो बताती है कि प्रारंभिक जो भू आकृतिक क्रियाएं हैं वो नदियों द्वारा संपादित की गई। इन नदियों ने इन परतदार चट्टानों को अपने समय में काटा है। लेकिन आजकल अगर देखें तो वायु की जो क्रियाएं वो ज़्यादा प्रभावी। इस मैदान के प्रदेश में पुराने समय की पहाड़ियाँ भी फैली हुई हैं, जैसे जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ। ये जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानों से बने हुए हैं। अपरदन के लिए तो बहुत कठोर है ये। और अरावली और लूणी के बीच का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है और पानी भी सतह के पास ही उपलब्ध है, सिंचाई भी हो सकती है। और धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो नीचे होता जा रहा है, जैसे कि पूरे राज्य में ही, बल्कि कहना चाहिए कि पूरे देश में ही जल का स्तर घटता जा रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। पानी यहाँ का अक्सर खारा होता है और गोडवार के प्रदेश में
अरावली जो पर्वतों की ऊंचाई 966 मीटर, पुष्कर के पास देखें तो 800 मीटर है। सापेक्षिक धरातल की जो ऊंचाई है 40 मीटर से लेकर 325 मीटर है। लूणी के क्षेत्र में अरावली पर्वतों की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं स्लेट, क्वार्टजाइट और चूने के चट्टानों से निर्मित हैं। पूनागढ़, आकोली, खामल, यहाँ पर ये मिलती हैं। अरावली के क्वार्टजाइट की जो पहाड़ियाँ सोडावास, ओलपी, राव, नियाना इन गांवों के आसपास में मिलती हैं। जालोर ग्रेनाइट से बनी हुई जो पहाड़ियाँ हैं गुंबदाकार हैं, इनसेलबर्ग के रूप में मिलती हैं, जैसे चोटीला, खेजरला, बम्भोतलाई, हेमावास, भीनाड़ा, ये सब गांव हैं, यहाँ पर ये चट्टानें मिलती हैं। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी खनन के लिए भी बहुत सारा स्कोप है और इस प्रकार का खनन कार्य भी यहाँ पर सरलता से किया जा सकता है और किया जा रहा है। दूसरा शेखावाटी का प्रदेश आता है जो हमारा अपना प्रदेश हो गया, और राजस्थान की जो उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूणी प्रदेश के बेसिन के उत्तर में शेखावाटी प्रदेश आती है। इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर ये तीनों जिलों को शामिल किया जाता है। इसकी पूर्वी सीमा तो अरावली श्रेणी ने अंकित कर दी है और उत्तरी जो सीमा है वो है घग्गर का मैदान। पश्चिमी सीमा है 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा और पूर्वी सीमा है 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा, यानी 25 और 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से के बीच में ये हमारा शेखावाटी का क्षेत्र विस्तृत है। ये पूरा क्षेत्र बालूका के स्तूपों, उसके मैदानों से बना हुआ है। ज़्यादातर यहाँ बरखान तरह के स्तूप मिलते हैं। बलुई मिट्टी है, बारिश कम होती है और आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ पर जो नदियाँ, नदी नाले जो निकलते भी हैं वे सारे के सारे किसी बड़ी नदी पर मिलने के पहले ही, और किसी सागर तक पहुँचने का तो इनका मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का यहाँ पर क्षेत्र है कि आगे जा नहीं पाती। सांबर झील देख लीजिए आप, इसमें आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। इसमें मेढ़ा, रूपनगर, खारी, बांडी, खंडेला ये सारी नदियाँ जाकर के इसमें मिलती हैं। कच्चे पक्के कुओं का यहाँ निर्माण किया जाता है। जोहड़ या नाड़ा भी कहते हैं उसको, कुआं। और बरसात के समय में चलने वाली एक नदी यहाँ पर है कांतली। कांतली नदी है जो कि वो भी चूरू के तक पहुँचते पहुँचते चूरू जिले में प्रवेश करते करते गायब हो जाती है, रेत में लुप्त हो जाती है। और चूरू एक ऐसा जिला है जहाँ पर कोई नदी नहीं है, और ये कांतली भी थोड़ी दूर तक ही बहती है, ये टीलों में जाके गायब हो जाती है। और बालूका स्तूपों के बीच में जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है उसे सर या सरोवर कहते हैं। तो जैसे नाम यहाँ के आपने परिचित हैं बखूबी, आप जसूसर, सालीसर, मानसर, मलसीसर, ये सब इसके उदाहरण हैं। यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर 450 मीटर है। जो मेढ़ा नदी की घाटी है वहाँ पर नवीन बरखान भी देखने को मिलते हैं। अगली जो खंड है हमारा वो है नागौर की उच्च भूमि। लूणी बेसिन के उत्तर में अगर हम देखें तो समुद्र तल से 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर यह नागौर की उच्च भूमि है। इसकी उत्तरी सीमा तो बनाती है शेखावाटी, और यह नमकयुक्त झील, अंतर्प्रवाह का क्षेत्र है ये पूरा। और संपूर्ण पर्वतसर, कूचामन, नावा ये पहाड़ियों के अलावा और कई पहाड़ी यहाँ पर मिलती नहीं है। नमकीन झीलें जरूर इसके पूर्वी भाग में, जैसे सांभर, डीडवाना, नावा, कूचामन, ये सारी नमकीन झीलें हैं। कुछ लोगों ने, यानी विद्वान लोग जो हैं उन्होंने तो इसको टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा बताया है, हालांकि ये सही तथ्य नहीं है। अगला खंड है घग्गर का मैदान। ये मैदान घग्गर, सतलुज, वैदिक समय की सरस्वती और चौतांग नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है उससे बना हुआ है।
घग्गर इसे नाली कहते हैं। इसका मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में लगभग 75% हिस्से में फैला हुआ है। ये सारी नदियां हिमालय से निकलकर इस प्रदेश से होकर पहले बहती थी। बाद में आप जानते हैं कि सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई है। फिलहाल इसमें गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा की नहर हो गई। ये पूरा अच्छा खासा एक जाल गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के जिलों में पानी पहुंच गया है बहुत दूर तक, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ खेती की जा रही है। यहाँ की ज़मीन सोना उगल रही है, बहुत अच्छे स्तर तक इसका विकास कर दिया गया। बहुत महंगी ज़मीन वहाँ पर आज हो गई है, बहुत ज़्यादा पैदावार यहाँ पर होती है। घग्गर के मैदान में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुख्य तो घग्गर नदी है। यदि और ज़्यादा गहराई से देखा जाए तो ये जो इसको अवशेष माना जाता है कई बार घग्गर नदी को। ये बाढ़ का जो इसका पानी है, वर्षा के समय में हनुमानगढ़ जिले को पूरे को जलमग्न कर देता है। अक्सर ऐसा देखने में आया है। और सरस्वती के जो क्षेत्र हैं वे सूखे तट पर माना जाता है कि फैले हुए हैं। आज के समय में गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण पूरा क्षेत्रफल हरियाली युक्त है, लेकिन आज वहाँ भी समस्याएं आ रही हैं। क्षारीयता की, अम्लता की, सेम की समस्या वहाँ पर हो रही है, जल भराव की समस्या वहाँ पर हो रही है, मरुस्थलीकरण की समस्या वहाँ पर है। ये सारे विचारणीय बिंदु हैं। इस नदी के जो पाट हैं हनुमानगढ़ के पास, इसको नाली कहते हैं। ये तो सारा क्षेत्र काली चिकनी मिट्टी से बना हुआ, बहुत उपजाऊ है। घग्गर का मैदान सिंचित है और यहाँ देखिए चावल, गन्ना, चुकंदर, किन्नू, गेहूँ, चना, जौ, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर पैदा होती हैं। और ये हरियाणा की तरफ से बाढ़ का पानी यहाँ आ जाता है। जिस समय बरसात के समय में पानी छोड़ दिया जाता है तो ये पूरा इलाका पानी में सरोबार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पैदावार होती है वो इस प्रकार की फसलों की होती है कि हम देख सकते हैं कि वो राजस्थान में हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम यहाँ चावल इस रेतीले प्रदेश में उगा पाएंगे। पानी की यहाँ पर कमी मिलती है बहुत ज़्यादा। और गन्ना, चावल, ये दोनों तो बिल्कुल खड़े पानी की फसलें, बहुत ज़्यादा पानी की इनको दरकार रहती है। लेकिन चूँकि गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, इनके माध्यम से नहरों का जाल वहाँ पर बिछा हुआ है और पानी की कोई कमी वहाँ पर नहीं है। बल्कि कुछ समस्याएं तो पानी के आधिक्य की वजह से भी हो गई हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले संक्षिप्त रूप में की है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के भौतिक विभाग है, इसकी चर्चा अगली कक्षाओं में भी जारी रहेगी।